नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स के सेकंड चैप्टर बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की चर्चा करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में आपने पिछले क्लास में पढ़ा था बल के बारे में, परिणामी बल के बारे में, फिर उस परिणामी बल के आधार पर संतुलित और असंतुलित, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, उसकी भी चर्चा हुई थी। और साथ में हम लोग चर्चा किए थे जड़त्व के बारे में, इनर्शिया के बारे में। दरअसल यह जड़त्व क्या है? जड़त्व वस्तु का एक मूल गुण है, एक मौलिक गुण है, जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है, अपनी अवस्था को, स्थिति को बनाए रखना चाहती है। उसी मूल गुण को जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया कहा जाता है। और कल आपने यह भी पढ़ा था कि जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, इनर्शिया दो टाइप के होते हैं। और उसमें आपने पढ़ा था एक विराम जड़त्व या स्थिर जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और दूसरा आपने पढ़ा था गति जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो पिछले क्लास में हम लोग विराम जड़त्व के बारे में विस्तार से चर्चा किए थे, बहुत ही अच्छे उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास भी किया था। कई लोगों का बड़ा अच्छा कमेंट्स आया, बहुत अच्छा लगा सुन करके। और उम्मीद है कि आज का क्लास भी उतना ही रोचक होने वाला है, हम लोगों के लिए उतना ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज हम लोग जो दूसरे प्रकार का जड़त्व है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। और दूसरा जड़त्व, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, ये दूसरा जड़त्व है गति जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। गति के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, पहले भी पढ़े हैं गति। गति दरअसल क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी अस्थिर वस्तु के तुलना में, जो वस्तु अस्थिर है, विराम में है, उसके तुलना में अगर कोई वस्तु स्थान बदल लेती है, अपना पोजीशन चेंज कर लेती है, तो इसी प्रक्रिया को गति कहते हैं। गति भी कई प्रकार की होती है, जिसकी चर्चा पहले अध्याय में की गई है। तो यहाँ हम लोग आज जानेंगे गति जड़त्व के बारे में। परिभाषा देखिए क्या लिखा गया है, किसी गतिशील वस्तु का वह मूल गुण जिसके कारण वस्तु अपनी गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है, उसे गति जड़त्व कहते हैं। अब जो भी गतिशील वस्तु होगा, गति जड़त्व किस में उत्पन्न होगा? तो गतिशील वस्तु में। विराम जड़त्व किस में उत्पन्न होगा? तो जो वस्तु अस्थिर रहेगी, जो वस्तु विराम में रहेगी, जो वस्तु रेस्ट में रहेगी, उसमें उत्पन्न होगा विराम जड़त्व। और जो वस्तु गतिशील रहेगी, जिस वस्तु में गति होती रहती है, उसमें उत्पन्न होगा गति जड़त्व। इसलिए यहां परिभाषा लिखा गया है कि किसी वस्तु का वह, किसी गतिशील वस्तु का वह मूल गुण जिसके कारण वस्तु अपनी गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है, उसे गति जड़त्व या इसको गतिज जड़त्व भी कहते हैं। याद रखेंगे आप ठीक से, गति जड़त्व भी कह सकते हैं और गतिज जड़त्व भी कह सकते हैं, दोनों नाम एक ही है। अंग्रेजी में हम लोग इसको लिखे थे इनर्शिया ऑफ मोशन। तो आइए चर्चा करते हैं इस गतिज जड़त्व का। इससे थोड़ा सा हम जड़त्व के बारे में चर्चा कर दें कि जड़त्व दरअसल ये है कि कोई वस्तु अपने वर्तमान अवस्था को बनाए रखना चाहती है, मेंटेन करके रखना चाहती है। कहने का मतलब, अगर कोई वस्तु पहले से अस्थिर है, रुकी हुई है, तो वह अस्थिर रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु पहले से गतिशील है, तो वह गति में रहना चाहती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था को, जिस अवस्था में वह है, उसी अवस्था में रहना चाहती है। तो या कह सकते हैं उसकी स्थिति या अवस्था में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन का वह वस्तु विरोध करना चाहती है। इसी को वस्तु में जो ये विशिष्ट गुण होता है, वस्तु में जो यह विशेष गुण होता है, इसी को जड़त्व कहा जाता है, इनर्शिया कहते हैं। और कल हम लोग तो विराम जड़त्व पर चर्चा किए ही। आज देखिए उसी से जुड़ा हुआ गतिज जड़त्व है कि गति जड़त्व का मतलब हो गया कि जो वस्तु गतिशील है, वस्तु गति कर रही है, वह यही चाहती है, वह यही प्रयास करती है कि वह गति की अवस्था में ही बनी रहे। और गति की अवस्था में बनी रहे, वस्तु की जो यह गुण है, वस्तु का जो यह गुणधर्म है, इसी को गति जड़त्व या गतिज जड़त्व कहा जाता है। अब पिछले क्लास में आपने विराम जड़त्व के कई रोचक उदाहरणों को देखा था, और आज के क्लास में हम लोग यहाँ गति जड़त्व के कुछ उदाहरणों को देखेंगे। बारी बारी से हम सभी उदाहरणों की विस्तार से चर्चा करेंगे और आप इसको ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि लिखा हुआ चीज यहाँ बहुत कम है, आपको सुनकर ही बातों को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं।
दिमाग में एडजस्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि गतिज जड़त्व या विराम जड़त्व के यही सब उदाहरण है, ये कुछ ऐसे प्रचलित उदाहरण है जो हमारे अड़ोस पड़ोस में घटित होती है। इस तरह की घटनाएं को हम लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं, अवलोकन करते रहते हैं, इसलिए हमने इन सरल उदाहरणों के द्वारा जड़त्व को समझाने का प्रयास किया है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी अन्य कई उदाहरण हो सकते हैं। अगर आपके मन में, अगर आपके विचार में और कोई उदाहरण गतिज जड़त्व या विराम जड़त्व का हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे, तो निश्चित रूप से बातों को समझने में और ज्यादा सुविधा होगी। तो आइए देखते हैं गतिज जड़त्व के कुछ प्रमुख उदाहरण। हमने पहले कह दिया कि गतिज जड़त्व और गतिज जड़त्व दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, एक ही तरीके की परिभाषा होगी, बस नाम है, आप गतिज जड़त्व कहिए या गतिज जड़त्व कहिए, दोनों एक चीज है। आइए पहले उदाहरण की चर्चा करते हैं। देखिए लिखा गया है, चलती हुई बस या रेलगाड़ी में अचानक ब्रेक लगाने पर बैठे हुए यात्री का आगे की ओर झुक जाना। अब देखिए, जब आप बस में बैठे हुए हैं या रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं, यात्रा कर रहे हैं, गाड़ी चल रही है, बस या रेलगाड़ी काफी तेज गति से चलती है, जब चल रही है तो और क्या होता है, कभी कभी अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है। वो ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे कुछ उस तरह का अवरोधक आ गया, गड्ढा आ गया, कोई जानवर दौड़ कर आ गया, कोई आदमी आ गया, तो कभी कभी ड्राइवर क्या करते हैं, अचानक ब्रेक लगाते हैं। जैसे उस रेलगाड़ी या बस में अचानक ब्रेक लगा होगा तो आपने अनुभव किया होगा, अगर आप उस गाड़ी के भीतर बैठे होंगे तो क्या होता है, हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं और कई बार तो अगली सीट में हमारा माथा टकरा भी जाता है, चोट भी लग जाती है, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं लोग। और इसलिए आपने सुना होगा, देखा होगा कि जो चार पहिया वाहन होते हैं उसमें सीट बेल्ट लगा होता है, और सीट बेल्ट का वही सबसे बड़ा उपयोग है। इसलिए कहा जाता है सीट बेल्ट हमेशा लगाने के लिए कि कहीं अचानक आपकी गाड़ी रुक जाती है किसी कारण से, चाहे वो ब्रेक हो या टक्कर लगने के कारण, तो सीट बेल्ट लगा रहने से क्या होगा, जो सीट बेल्ट होता है पूरे शरीर को एडजस्ट करके रखता है, सीट से बांध कर रखता है, तो आप आगे की ओर अचानक नहीं झुकेंगे। और अगर आप अचानक बहुत तेज झटका के साथ आगे की ओर झुकते हैं तो आपके माथा में, आपके शरीर में गाड़ी का जो पार्ट्स है उससे आपका शरीर टकरा सकता है, आपका माथा टकरा सकता है, दुर्घटना हो सकती है, काफी खतरा बना रहता है। इसलिए जो वाहन होते हैं उसमें सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए, और सीट बेल्ट बांधने का बार बार लोग प्रयास करते हैं, फिर भी उस सीट बेल्ट का यही सबसे बड़ा एक उपयोग है कि सीट बेल्ट हमें अब सीट से जोड़ कर रखता है, बांध कर रखता है, दुर्घटना के समय बहुत ज्यादा सुरक्षा देता है। तो ये चलती हुई बस या रेलगाड़ी में जब अचानक ब्रेक लगाएगा, तो चूंकि बस या रेलगाड़ी गति में थी, चल रही थी, तो आप जानते हैं कि कोई वस्तु अगर गति में है तो वह गति में रहना चाहेगी, यही तो गतिज जड़त्व है, यही इनर्शिया ऑफ मोशन है कि गतिज जड़त्व के कारण उस वस्तु का संपूर्ण शरीर गति में रहना चाहेगी। लेकिन सोचिए, बस या रेलगाड़ी में अचानक ब्रेक लग जाती है, जब अचानक ब्रेक लगेगी तो शरीर का निचला भाग, कमर से नीचे का भाग, या अगर रेलगाड़ी बस में हम खड़े हैं तो हमारा पैर, मतलब जो भाग बस या रेलगाड़ी के संपर्क में है वह भाग तो ब्रेक लगने पर जैसे गाड़ी रुकती है तो अचानक वह भाग रुक जाएगा, जो भाग बस या रेलगाड़ी के संपर्क में है। लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है, हमारे शरीर का ऊपरी भाग है, यह तो गतिशील था पहले से रेलगाड़ी या बस के साथ, तो गतिशील चीज गति जड़त्व के कारण गति में रहना चाहेगा, तो आगे का भाग गति में रहना चाहेगा और पीछे का भाग, नीचे का भाग रुक गया है, जिसका परिणाम क्या होगा कि हम लोग जैसे देखिए मार्कर से समझिए, यह मार्कर है, हम लोग कल्पना करते हैं कि ये रेलगाड़ी और बस चल रही है, तो यह मार्कर भी धीरे धीरे जा रहा है। लेकिन सोचिए अचानक ब्रेक मारेंगे तो ये भाग, नीचे का भाग जिसको उंगली से पकड़े हुए हैं, यह भाग तो रुक जाएगी, लेकिन यह भाग चलना चाहेगी, चलना चाहेगी तो आगे की तरफ गति हो रही थी, इसलिए आगे की तरफ हम लोग झटका के साथ टक्कर लग जाती है या झुक जाते हैं, जिससे कई बार दुर्घटना भी हो जाती है। यही कारण है कि जब चलती हुई बस या रेलगाड़ी में अचानक ब्रेक लगाते हैं तो उस रेलगाड़ी या बस में जो बैठे हुए यात्री रहते हैं वे आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक, इससे बचने के लिए गाड़ियों में सीट बेल्ट का प्रयोग किया जाता है, और सीट बेल्ट अचानक ब्रेक लगने के कारण जो आगे की ओर लोग झुकता है, दुर्घटनाग्रस्त होता है, उससे हमें बचाता है, यही काम है सीट बेल्ट का। आइए दूसरे उदाहरण पर देखते हैं। दूसरा उदाहरण का रहा, चलती हुई बस या रेलगाड़ी से कूदने पर, चलती हुई बस
या रेलगाड़ी से कूदने पर होने वाले खतरे को कम करने के लिए बस या रेलगाड़ी की दिशा में कुछ दूरी तक चलना या दौड़ना। अब देखिए, आप जब रेलगाड़ी में सफर करते होंगे, अपने इस लोकल ट्रेन में जाते होंगे, तो आपने देखा होगा कि कुछ जो वेंडर्स होते हैं, वो चिनिया बादाम बेचने वाला या और उस तरह का कुछ नाश्ता पानी बेचने वाला, चाय बेचने वाला, वो बड़ा मतलब क्या कहा जाए उसको, सामान्य भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि उसके पास समय की कमी रहती है, एक कोच से निकलकर दूसरे कोच में जाके सामान बेचना रहता है और रेलवे स्टेशन पर डब्बा को अदला बदली भी करना रहता है, तो वो क्या करता है, जैसे ट्रेन स्लो होती है, रेलगाड़ी स्लो होती है रेलवे स्टेशन पर, तो वो उस चलती हुई रेलगाड़ी के साथ कूद जाता है, अपना सामान लेकर उतर जाता है। जबकि ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, यह बहुत खतरनाक, बहुत घातक हो सकता है। लेकिन जो लोग करते हैं, हम उसी के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जो वेंडर्स होता है, जो घूम घूम के रेलगाड़ियों में सामान बेचता है, वो रेलगाड़ी जैसे स्लो होती है रेलवे स्टेशन पर, उसके साथ कूद करके तो दौड़ना शुरू कर देता है। आप ध्यान दिए होंगे, बस में भी देखे होंगे, जो बस का कंडक्टर या उसका जो स्टाफ होता है, हेल्पर होता है, वो भी बस जैसे स्लो होती है, वह उसका वो पायदान पकड़ा और उसके साथ दौड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे फिर कुछ दूर तक अपनी गति को कम करता है और अंत में जाके रुक जाता है। अब आप सोचिए कि रेलगाड़ी से जो वेंडर, जो वो बेचने वाला आदमी, जो एक तरह से कह सकते हैं फेरी वाला होता है, वो दौड़ के कूद के नीचे उतरता है, अगर वह विपरीत दिशा में उतर जाए तो क्या होगा, या अचानक एक जगह पर खड़े हो जाए तो क्या होगा। दरअसल होता क्या है कि रेलगाड़ी या बस तो गति में रहती है, जब गति में रहती है तो उस व्यक्ति का संपूर्ण शरीर भी गति में रहता है, और गति में कोई रहने वाली वस्तु गति जड़त्व के कारण गति में ही बने रहना चाहती है, अपने पूर्व की अवस्था को बनाए रखना चाहती है कि अगर हमारा शरीर गति में है तो हमारा शरीर ये प्रयास करता है कि हम गति में बने रहें। लेकिन सोचिए, जब अचानक वह आदमी कूद जाएगा जमीन पर या रोड पर, सड़क पर कूद जाएगा, तो उसका पैर क्या होगा, नीचे धरती पर रुक जाएगा, स्थिर हो जाएगा, और शरीर का ऊपरी भाग गति में रहना चाहेगा, जिसके कारण वह तेजी से झटका के साथ आगे की ओर गिर जाएगा, और गिरेगा तो फिर दुर्घटना हो सकती है। इसलिए वह व्यक्ति जो रेलगाड़ी या बस, चलती हुई रेलगाड़ी या बस से कूदता है, वह कुछ दूर तक आपने देखा होगा कि जिस दिशा में रेलगाड़ी या बस जा रही है उसी दिशा में कुछ दूर तक दौड़ता है और धीरे धीरे अपनी गति को कम करके वह बाद में अस्थिर हो जाता है। इसके पीछे कारण यही होता है कि कुछ दूर तक दौड़ने का कारण यह है कि उसके शरीर में जो गति जड़त्व है, मतलब गति में जो उसका शरीर रहना चाहता है, उसको मेंटेन करने के लिए वह कुछ दूर तक दौड़ता है और धीरे धीरे अपनी चाल कम करके अंत में रुक जाता है, जिसके कारण किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं होती है, वो बच जाता है, संजोग यही कहिए। लेकिन ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, यह काफी घातक है और कानूनन अपराध भी है। तब अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पर। तीसरा जो उदाहरण है, यह भी लगभग उसी तरह से मिलता जुलता उदाहरण है, उसी से जुड़ा हुआ उदाहरण है। आइए देखते हैं। तेज गति से दौड़ता हुआ धावक रुकने से पहले धीरे धीरे अपनी चाल कम करता है। यदि धावक अचानक रुक जाएगा तो गति जड़त्व के कारण उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा गति में रहना चाहेगा, जबकि पैर अस्थिर हो जाएगी, फलस्वरूप धावक गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। देखिए, उसी बात को हमने यहाँ डिटेल में लिखा कि अब आपने दौड़ने वाले धावक को देखा होगा, हो सकता है आप में से भी बहुत लोग बहुत अच्छा तेज दौड़ते होंगे, अच्छी बात है, खूब प्रैक्टिस जारी रखिए, दौड़ना भी चाहिए। वो एक समय होता था जब लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। वो समय अब खत्म हो चुका है, अब खेल कूद करके भी आप नवाब बन सकते हैं। इसलिए खेलना कूदना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए, दोनों दिशा में। खेलने के समय में खूब मन लगाकर खेलिए, पढ़ने के समय में खूब मन लगाकर पढ़िए, दोनों काम होना चाहिए, दोनों में संतुलन रहनी चाहिए। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि तेज गति से जो दौड़ता हुआ धावक है, धावक मतलब दौड़ने वाला, रनर। तो तेज गति से जो दौड़ता हुआ धावक है, वह जब रुकना चाहेगा, मान लीजिए कि 4 चक्कर या 5 चक्कर का एक दौड़ प्रतियोगिता है, 5 चक्कर पूरा होने के बाद भी धावक अचानक, ऐसा नहीं होता कि आता है और रुक जाएगा, एक जगह पर खड़े हो गया, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होता है। वह धावक जब 5 चक्कर पूरा करता है, उसके बाद भी कुछ समय तक थोड़ी सी अपनी चाल को धीरे धीरे कम करके और अंत में जाकर के तब रुकता है। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड या 1-2 मिनट तक वो थोड़ा थोड़ा करके दौड़ते रहता है।
उसके पीछे कारण क्या होता है कि तेज गति से जो धावक दौड़ता है, जब उसकी दौड़ फिनिश होने वाली रहती है तो उस समय उसकी गति बहुत ज्यादा होती है, बहुत फास्ट होता है। और अचानक अगर वह रुक जाएगा, उस गति तेज होने के कारण उसमें गति जड़त्व उत्पन्न हो रहा है। और गति जड़त्व मतलब ये हो गया कि उसका संपूर्ण शरीर गति में रहना चाहता है, और जब धावक अचानक रुक जाएगा तो इसका मतलब उसका पैर स्थिर हो जाएगा, लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा जो दौड़ते समय हवा में था, किसी वस्तु के संपर्क में नहीं था, तो वह तो गति में रहना चाहेगा, जिसके कारण धावक आगे की ओर गिर करके दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। इसलिए तेज गति से दौड़ने वाला धावक अचानक नहीं रुकता है, एकाएक नहीं रुकता है, बल्कि वह धीरे धीरे अपनी गति को कम करता है और तब कुछ समय के बाद वह रुकता है, जिसके कारण किसी तरह की दुर्घटना या अनहोनी नहीं होती है। तो ये जो दूसरा और तीसरा उदाहरण था, यह लगभग दोनों सेम था, लेकिन दो अलग अलग तरह का उदाहरण था, इसलिए हमने दोनों का चर्चा किया। और निश्चित रूप से आप इन सभी बातों को अवलोकन कर पाते होंगे तो ये सारी बात आपको समझ में आ जाती होगी। अब एक चौथा उदाहरण, यह भी खेल कूद से ही संबंधित है, लंबी कूद, लॉन्ग जंप। आप लोग भी, कुछ लोग लॉन्ग जंप लगाते होंगे, कुछ लोग हाई जंप लगाते होंगे। ऊंची कूद और लंबी कूद, दो तरह का कूद होता है। तो ये जो लॉन्ग जंप का खिलाड़ी होता है, आप देखे होंगे लॉन्ग जंप दौड़ना है कहाँ, कूदना है कहाँ, तो 20 मीटर दूर पर जाकर के, लेकिन खिलाड़ी बहुत दूर दूर से दौड़ कर आता है, तेजी से दौड़ कर जाता है और जहां से कूद लगाना रहता है वहां से तब छलांग मारता है वो। आखिर ये दौड़ने का क्या कारण है, इतना दूर से क्यों दौड़ता है? इसके पीछे भी कुछ कारण है और वह भी गति जड़त्व से ही रिलेटेड है, इसलिए इसको हम लोग लिख रहे हैं कि लंबी कूद, लॉन्ग जंप का खिलाड़ी कूदने से पहले तेज दौड़ लगाता है, जिसके कारण खिलाड़ी में गति जड़त्व उत्पन्न होता है। इस गति जड़त्व के कारण कूदते समय खिलाड़ी की गति अधिक रहती है, फलस्वरूप खिलाड़ी अधिक दूरी तक कूद सकता है। अब देखिए, खिलाड़ी क्या होगा कि जिस सीमा रेखा पर से उसको कूदना रहेगा वहां पर खड़ा रहेगा और अचानक छलांग मारेगा। अचानक छलांग मारेगा तो उसके शरीर में उतनी गति नहीं आएगी, लेकिन अगर वही खिलाड़ी बहुत दूर से दौड़ते हुए आता है तो जैसे दौड़ना शुरू करेगा तो उसके शरीर में गति जड़त्व उत्पन्न होगा। और गति जड़त्व अगर किसी वस्तु में उत्पन्न होता है, इसका मतलब वह वस्तु गति में रहना चाहती है, उसका संपूर्ण शरीर गति में रहना चाहता है। तो जब वो छलांग मारता है तो उस समय क्या होता है, उसके शरीर में अधिक गति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि पहले से गति जड़त्व में वो उसका शरीर है और छलांग लगाया तो और बल लगाया उस दिशा में, जिसके कारण अधिक से अधिक बल लग जाता है, गति उत्पन्न हो जाती है। और वह जो लॉन्ग जंप करने वाला या लंबी कूद करने वाला जो खिलाड़ी है, जो एथलेटिक्स है, वह अधिक दूरी तक कूद सकता है। तो इस प्रकार से अधिक दूरी तक लंबी कूद करने वाला खिलाड़ी भी जो दौड़ता है तो वहां भी दौड़ते समय उसमें गति जड़त्व उत्पन्न होता है, जो उसको अधिक दूरी तक, अधिक लंबाई तक कूदने में हेल्प करता है, मदद करता है। तो ये चौथा उदाहरण था गति जड़त्व का। अब ये लास्ट उदाहरण, इसको भी आपने अवलोकन किया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है और ये बहुत समझने वाली भी बात है इसमें कि देखिए 5वें नंबर में लिखा गया है, चलती हुई बस या कार जब तीव्र मोड़ पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री एक ओर झुक जाते हैं। अब सोचिए, जो चलती हुई बस है या चलता हुआ कार है, जब मोड़ पर अचानक तेज गति से कार या बस जा रही है और सड़क में क्या है, रोड में क्या है, अचानक मोड़ है, तो उस मोड़ पर जैसे वो ड्राइवर गाड़ी को मोड़ता है तो आप देखे होंगे हम लोग क्या होते हैं, एक ओर झुक जाते हैं। इसका कारण क्या होता है कि जब आप बस में बैठे हुए हैं, कार में बैठे हुए हैं, तेज गति से बस या कार गति कर रही है, तेज गति से जा रही है, तो आपका संपूर्ण शरीर उसी कार या बस के साथ गतिशील होता है और गतिशील वस्तु में गति जड़त्व उत्पन्न होता है। तो गति जड़त्व के कारण आपका जो शरीर है वो उसी अवस्था में बने रहना चाहता है जिस अवस्था में जाते रहता है। लेकिन जैसे ही बस या कार को अचानक मोड़ देता है, क्योंकि सड़क में मोड़ है तो ड्राइवर को मोड़ना तो है गाड़ी को, जैसे गाड़ी अचानक मुड़ जाती है तो क्या होता है, जो हमारा एक भाग होता है शरीर का, वो उसी अवस्था में रहना चाहता है, लेकिन गाड़ी तो मुड़ गई, गाड़ी मुड़ गई तो शरीर का जो भाग गाड़ी के संपर्क में वो भी मुड़ गया, इसलिए हम लोग एक ओर झुक जाते हैं, ध्यान दिए होंगे। और वहां क्या करते हैं, हम लोग किसी सहारा को पकड़ लेते हैं, बगल वाले सीट को, बगल वाले आदमी के शरीर पर कभी कभी गिर जाते हैं, झुक जाते हैं। तो ये कारण है गतिज जड़त्व का। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि चलती हुई बस या कार जब तीव्र मोड़ पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री
एक ओर झुक जाते हैं, यह भी एक प्रकार का गतिज जड़त्व का उदाहरण है। तो इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं कि गतिज जड़त्व के भी कई उदाहरण है। दैनिक जीवन में कई प्रकार की क्रियाएं होती है जो गतिज जड़त्व से रिलेटेड है, गतिज जड़त्व से संबंधित है, जिसका अवलोकन करके हम इन सभी बातों को आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मुझे अब तो ये पूरा भरोसा हो गया है कि आप लोग दोनों प्रकार के जड़त्व को और उसके उदाहरण को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप अपने टेक्स्ट बुक को निकालिए, घर में जो किताब है उसको पढ़िए, वहां भी कुछ और उदाहरण हो सकता है दिया गया होगा, तो उसको भी पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो ये हमारा आज का क्लास जड़त्व से रिलेटेड था। वैसे पिछला क्लास भी जड़त्व से ही रिलेटेड था, तो 2 क्लास में हमारा जड़त्व समाप्त हुआ, इनर्शिया समाप्त हुआ। कल के क्लास में हम लोग जड़त्व और विराम जड़त्व तथा उसके उदाहरणों को देखे थे। आज के क्लास में हम लोग गतिज जड़त्व और फिर उसके कुछ महत्वपूर्ण रोचक उदाहरणों को जाना, और इस उदाहरण के द्वारा जड़त्व निश्चित रूप से अब आपको समझ में आ गई होगी। तो अब जब जड़त्व हमारा समाप्त होता है, बल हो गया, परिणामी बल हो गया, बल के प्रकार, संतुलित बल और असंतुलित बल को भी आपने पढ़ लिया। इन सभी बातों को एक साथ आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि हमने आपको कहा था कि इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है बल तथा गति के नियम, तो ये अभी तक बल की चर्चा हो रही थी। अब अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो वहां गति के नियमों की चर्चा होगी, और जो विश्व विख्यात, विश्व प्रसिद्ध न्यूटन के गति के 3 नियम को आपने सुना होगा। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, न्यूटन के गति का तृतीय नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसकी विस्तार से चर्चा होगी आगे, और बहुत सुप्रसिद्ध नियम है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और अगले जो हमारा सिलेबस होगा आने वाले समय में उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी लोग जितनी भी बातें अभी तक बताई गई है इस चैप्टर में, उसको खूब बढ़िया से रिवीजन कर लेंगे, समझ लेंगे, और फिर हम लोग जब मिलते हैं अगले क्लास में तो वहां गति के नियमों की विस्तार से चर्चा होगी। सरल उदाहरणों के द्वारा आप समझने का प्रयास करेंगे, कुछ सूत्र भी प्राप्त होगा, व्यंजक भी प्राप्त होगा, और फिर उन सूत्रों के आधार पर न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। तो निश्चित रूप से आगे का क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, रोचक होने वाला है। तो जो लोग अभी तक कंटिन्यू वीडियो नहीं देख पाते हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हर हाल में, अगर आपको सीखना है, अगर आपको कुछ प्राप्त करना है, तो आप कंटिन्यू रेगुलर वीडियो को देखिए, सिस्टमेटिक देखिए। बीच में अगर एक आध कोई पार्ट आपका छूट जाता है तो अलग से समय निकालकर पहले उसको पूरा कीजिए, तब आगे बढ़िए। देर से ही सही, लेकिन दुरुस्त होकर चलिए, तो निश्चित रूप से आपको विज्ञान बहुत सरल लगेगा, बहुत आसान लगेगा। बस इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास खत्म करेंगे, और आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आती हो, क्लास अगर समझ में आता हो, तो एक लाइक अवश्य कीजिए। उसी से हम लोगों का हौसला बढ़ता है, हम प्रोत्साहित होते हैं, और अगले वीडियो बनाने के लिए हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार होता है। तो बस इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।